तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं WPE पर आधारित JEE एडवांस्ड में पूछे जा चुके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पैराग्राफ में पूछा गया, पैसेज में पूछा गया और इस पैसेज को पढ़ कर के हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम उन 2 क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो सबसे पहले पैसेज को पढ़िए। देखिए क्या है पैसेज। पैसेज में लिखा है, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए रफ ट्रैक। यहाँ पे ये कोई ट्रैक है, रफ ट्रैक है और यहाँ ऊपर से एक स्मॉल ब्लॉक जिसका जो मास है वो 1 kg है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 kg, इसको जस्ट रिलीज कर दिया गया। और रिलीज करने का मतलब क्या है कि जब ये टॉप पर था तो इसका जो यू था यानी कि इनिशियल स्पीड वो 0 थी। ठीक है, अब इसको यहाँ से जस्ट रिलीज कर दिया गया। क्या बोला उन्होंने? रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से रिलीज किया गया है, इसका मतलब यू क्या है? 0। अब देखिए आगे उन्होंने क्या बोला, द ट्रैक इज ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 40 मीटर। ट्रैक क्या है? एक सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस है 40 मीटर, यानी कि इसकी रेडियस आर जो है वो 40 मीटर है। ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, द ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग द ट्रैक विदाउट टॉपलिंग एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, क्योंकि उन्होंने पहले भी बोल दिया है कि ये एक रफ ट्रैक है। कैसा ट्रैक है? रफ ट्रैक। अब देखिए आगे उन्होंने क्या लिखा है, द वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू द पॉइंट Q एज शोन इन फिगर इज 150 जूल। यानी कि इस ब्लॉक के इस Q तक आने में फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जो काम करना पड़ा वो 150 जूल है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा उन्होंने कहा, टेक द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो ग्रेविटी का जो एक्सिलरेशन ले लेना है G, वो हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने दिया है, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द पॉइंट Q। तो जब ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा सरकते सरकते Q पर, तो इसकी क्या स्पीड होगी, ये उन्होंने पूछा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो स्पीड है वो v है अगर, तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है सॉल्व करने का वो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चलिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम ही यहाँ पर लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जितने भी फोर्सेस इस ब्लॉक पर लग रहे होंगे उन सभी के द्वारा किया गया वर्क डन को जोड़ लो और इधर रख दो, और बराबर के इधर उसके ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है उसको लिख दो। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लें कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और उन फोर्सेस से क्या क्या काम हुए हैं, कितना कितना काम हुआ है, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स तो होना ही होना है, पहले उन्होंने बता दिया है। दूसरा जो फोर्स होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण ये नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तीसरा एक और फोर्स होगा जो कि होगा नॉर्मल फोर्स। जैसे कि अगर यहाँ पर वो जब Q पर है तो नॉर्मल फोर्स किधर लगता है? हमेशा इस ट्रैक के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स होगा वो किधर लगेगा? इसके सेंटर की तरफ या पॉइंट P की तरफ। नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन तो हमेशा यही रहेगी। तो ये मान लीजिए कि ये नॉर्मल फोर्स है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे सभी फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन लिखें तो यहाँ नॉर्मल फोर्स का वर्क डन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य 0 है, 0 है। कैसे? क्योंकि नॉर्मल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस ब्लॉक के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने के कारण ये इस पर कोई वर्क डन नहीं कर पाएगा। तो हमें सिर्फ 2 फोर्सेस के कारण वर्क डन लिखना है, एक फ्रिक्शन के कारण जो कि नेगेटिव वर्क डन करेगा, है ना,
यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा काम करेगा, निगेटिव। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा mg के द्वारा किया गया कार्य। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, या मैं लिख देता हूँ वर्क डन बाई mg। ये दो वर्क डन हमें लिखने हैं और इधर क्या लिख लेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखना चाहें तो उन्होंने देखिए पैसेज में क्या बोला है, द वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू द पॉइंट क्यू एज सोन इन फिगर इज 150 जूल। यानी कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने में 150 जूल का काम करना पड़ा। तो फ्रिक्शन कितना काम कर रहा होगा, इसका मतलब फ्रिक्शन -150 जूल का काम कर रहा होगा, है ना। इतना ही काम नेगेटिव में कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन के द्वारा जो किया गया कार्य है वो -150 जूल हो गया। और अगर हम देखें कि mg के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, mg के द्वारा अगर हम किया गया कार्य निकालना चाहें तो देख लीजिए mg हमेशा किधर की ओर लगता है, mg प्यारे बच्चों हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो हमें ये देख लेना है कि इस ब्लॉक की यहाँ से यहाँ तक आने में नीचे की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, फिर हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वाला। तो हम पहले फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लें, फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा देंगे। तो फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा, mg नीचे की ओर। तो नीचे की ओर क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की ओर। और इसको निकालना बेहद ही आसान है, इस लेंथ को। कैसे, अगर ये r है, ये रेडियस है और ये थीटा है, तो r cos थीटा के लेंथ के बराबर ये और r साइन थीटा के लेंथ के बराबर ये। तो कुल मिला कि ये जो लेंथ है ये आई r साइन थीटा। तो यहाँ पे हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर लिखें तो फोर्स तो हुआ mg इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए r साइन थीटा, ये लिख लीजिए। के फाइनल क्या है, के फाइनल है प्यारे बच्चों फाइनल में यानी क्यू में जो इसकी स्पीड है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो के फाइनल है। तो क्या बनेगी, 1/2 mv²। अगर इसकी स्पीड है यहाँ पर हमने v मानी है तो यहाँ v लिख लीजिए। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये तो 0 थी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये रेस्ट से छोड़ा गया। इसका मतलब इनिशियल स्पीड 0 थी, तो जब स्पीड की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, अब ये बन के आया, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। इधर -150, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए m तो 1 kg है, यानी m के जगह में हमें 1 रख देना है। ठीक है, g कितना लेना है, 10। तो ये 10 हो गया, मैं ज़रा लिख के ही कर दूं, ये 1 हो गया तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिख लीजिए 10। r है 40 और साइन थीटा तो 30 है, तो साइन 30 कितना हुआ, 1/2। ठीक, 1/2 इधर और इसके जगह में 1 kg, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो और v² लिख लो। ठीक, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 200, ये -150, यानी कि ये बन जाएगा इधर 50। ये कितना बन जाएगा, 50, और इधर बन जाएगा 1/2 v²। तो v की वैल्यू हमें निकालनी थी। पहले क्वेश्चन में हमसे स्पीड पूछा हुआ है, जब ये पॉइंट क्यू पर आ जाएगा तो यहाँ से देखिए बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 100, और फिर हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो v निकल के आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा हमारा पहला आंसर। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया। अगले क्वेश्चन में कहा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट्स ऑन द ब्लॉक एट द पॉइंट क्यू। यानी पॉइंट क्यू पर जब होगा तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो प्यारे बच्चों देखिए कि इस पर क्या नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर ये सर्कुलर आर्क पर चल रहा था ये ब्लॉक, तो सर्कुलर पथ में घूमने के लिए इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो प्यारे बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कैसे मिलेगा वो ज़रा देख लीजिए। एक तो स्ट्राइक के द्वारा इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है, दूसरी बात इस पर एक फोर्स mg कार्य कर रहा है। तो हम अगर mg का यहाँ पे mg को बनाएं तो ज़रा देखिए mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि सेंटर को मिलाने वाली जो हमारी रेखा है उस पर आएगा, और कितना होगा ज़रा मैं इसको यहाँ अलग से बनाकर दिखा लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। यहाँ पे ऐसे हमारा
ब्लॉक है और ये सेंटर की डायरेक्शन है। ठीक, यहाँ से 30 डिग्री पर ये इस तरह से है, इस डायरेक्शन पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो नीचे की ओर ही लगेगा, लेकिन इसका एक कंपोनेंट इधर भी अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा, और वो कितना होगा वो ज़रा देख लीजिए। अगर ये 30 डिग्री एंगल था तो ये एंगल भी 30 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा फिर 60। तो mg cos 60 यानी कि mg cos 60 डिग्री ये इधर की ओर प्रभाव बनेगा। तो सेंटर की ओर जो नेट फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, नॉर्मल माइनस mg cos 60। ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिए नॉर्मल माइनस mg cos 60, ये सेंटर की ओर नेट फोर्स बनेगा। और सेंटर की ओर नेट फोर्स ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इस ब्लॉक को सर्कुलर पथ पे घुमाने के लिए जिम्मेदार होगा। तो अगर यहाँ पे स्पीड v है तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कितना होगा, mv²/r, है ना। तो कुल मिला के यहाँ से इस इक्वेशन के माध्यम से हम n निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ 1 की जगह m की जगह में तो 1 ही रखना है, और g की जगह पे 10 रख लेना है। अच्छा देखिए, इसको जाके पहले उधर ऐड कर दीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ये माइनस में था तो इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा है। इसकी जगह पे 1 रख लीजिए। v² कितना हो जाएगा, देखिए v² कितना हो जाएगा, यहाँ v = 10 तो v² 100 हो गया। r यहाँ पे 40 मीटर से दिया है, यहाँ 1, यहाँ 10, और cos 60 कितना हो गया 1/2, तो ये 5 आ गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया 2.5। तो नॉर्मल हो गया प्यारे बच्चों 7.5 न्यूटन्स। ठीक, देखिए ये नॉर्मल फोर्स को बता रहा है, ये यूनिट को बता रहा है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये न्यूटन, ये यूनिट बता रहा है, जबकि ये फोर्स को बता रहा है। तो ये 7.5 न्यूटन आया, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।